तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइमन कमीशन का गठन। पिछले वीडियो में हमने 1924 में कैसे गांधी जी को जो है जेल से बाहर निकाला गया। 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी को जेल हुई और 6 साल की जेल हुई थी, लेकिन 1924 में 2 साल के बाद ही वो खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से बाहर निकल गए और बेलगांव में, कर्नाटक में जो पड़ता है, कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने और वही अंतिम बार भी था। उसके बाद कभी अध्यक्ष नहीं बने। तो आप अगर भारतीय राजनीति को देखेंगे, गांधी जी जो हैं 1924 से लेकर के 1930 तक काफ़ी असक्रिय रहे राजनीति में। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। एक ये राजनीतिक असक्रियता का कारण जो गांधी जी के अनुसार है, गांधी जी ने इस दौरान गरीबों की सेवा की। इनको, इस काल को गांधी जी का सेवा काल भी कहा जाता है। इन्होंने भारत में गरीबों और अस्वस्थ लोगों और ऐसे नीडेड लोगों की बहुत हेल्प की। तो इसमें, इस पीरियड में 1924 से लेकर 1930 तक गांधी जी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। आपको कोई भी आंदोलन इस बीच में आपको दिखेगा नहीं। 1930 में उनकी सक्रियता दिखेगी, लेकिन 1924 से लेकर 1930 तक कोई भी बड़ा आंदोलन या कोई भी राजनीतिक सक्रियता नहीं दिखेगी आपको। तो चलिए, उसके बाद अब क्या होता है। 1924 तक हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 1924 से लेकर 1930 तक गांधी जी का कोई सक्रिय भारतीय राजनीति में योगदान नहीं था। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1919 में क्या होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। इसको हम लोग पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस एक्ट में क्या होता है, जो प्रांत होते हैं उनमें द्वैत शासन लगाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे पॉलिटी की क्लास में। अभी हम लोग क्या देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो चेम्सफोर्ड सुधार लाया जाता है, चेम्सफोर्ड एक्ट लाया जाता है 1919 में। तो क्योंकि इसको 10 साल पूरे होने वाले थे, तो इसके 10 साल पूरे होने पर इसकी समीक्षा के लिए, ठीक है, एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। अब ये संवैधानिक आयोग करेगा क्या, ये जो संवैधानिक आयोग है, ये देखेगा कि जो ये चेम्सफोर्ड एक्ट हमने बनाया था उत्तरदायी सरकार के लिए, शासन के लिए, क्या ये सही से कार्य कर रहा है, और प्रशासनिक सुधार, क्या इससे कुछ प्रशासनिक सुधार हुए हैं, क्या कोई सफलता मिली है प्रशासनिक सुधार में। तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, संवैधानिक आयोग का, ठीक है। नवंबर 1927 में ये जो है कमीशन बनता है। इसका नाम रखा जाता है साइमन कमीशन। अब इसका नाम साइमन कमीशन क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जॉन साइमन। अब देखिए, ब्रिटेन में क्या होता है, सत्ताधारी पार्टी और जो गैर सत्ताधारी पार्टी होते हैं, दोनों के मेंबरों को मिला कर के भारत के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो उदारवादी पार्टी से होते हैं जॉन साइमन, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें 7 मेंबर होते हैं, टोटल 7 मेंबर होते हैं। जबकि जो लिमेंट एटली होते हैं, एटली कौन है, जो कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये कैसे लेबर पार्टी से होते हैं, श्रमिक दल से होते हैं। ये इसमें एक सदस्य के तौर पर होते हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया है। उदारवादी पार्टी से आपको जॉन साइमन मिल जाएंगे, जो कि अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। और इसमें 7 सदस्य थे। और इसमें लेमेंट इटली जो हैं वो श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी से थे, एक सदस्य थे इसमें, ठीक है। इस साइमन कमीशन की विशेषता क्या थी कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आप भारत में सरकार बनाने के लिए, शासन बनाने के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए कोई कमेटी बना रहे हैं और उसमें कोई भी भारतीय है ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, इसका काफ़ी विरोध भी होता है कि इसमें कोई भारतीय नहीं है, ठीक है। ये सुझाव किसने दिया था कि किसी भी इंडियन को मत रखिए। उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। आप अगर लॉर्ड इरविन का देखें तो 1926 से लेकर के 1931 तक लॉर्ड इरविन जो हैं ये भारत के वायसराय रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड इरविन ही सुझाव देते हैं कि भारत के किसी भी व्यक्ति को इस कमेटी में सदस्य ना बनाया जाए, और वही होता है। इस कमेटी में किसी भी भारतीय व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है। अब साइमन कमीशन क्या बन गया 1927 में, नवंबर में। अब साइमन कमीशन भारत आ रहा है, ठीक है, 1928 में। अब क्या होता है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है बम्बई, ठीक है। आपको पता है कैप ऑफ गुड होप से लोग आया करते थे पानी वाले जहाज़ के माध्यम से। तो क्या होता है कि 1928 में जो है बम्बई पहुंच जाता है साइमन कमीशन। अब क्योंकि इसके सारे सदस्य जो है अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए क्या होता है, इसको श्वेत कमीशन यानी कि सफ़ेद कमीशन, गुरु का कमीशन कहा जाता है। इसका खूब बहिष्कार होता है। और जिस दिन ये बम्बई पहुंचते हैं यानी कि 3 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की जाती है, ठीक है। और खूब नारे लगते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये सब चलता रहता है। इसी दौरान क्या होता है, देखने वाली बात यह है कि लाहौर में क्या होता है, साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकला होता है। इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। और इस पर क्या होता है, पुलिस जो होती है वहाँ की, वो
लाठीचार्ज कर देती है लाला लाजपत राय पे। अब इसमें क्या होता है, लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं वो। ठीक है, अब पुलिस की इस तरह की चोट के कारण, बर्बरता के कारण, ठीक है, जो इनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई होती है, इसके कारण क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ये भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी घटना होती है कि लाठीचार्ज में किसी नेता की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय को उनके संघर्षों के कारण पंजाब केसरी केसरी भी कहा जाता था, क्योंकि ये इस तरह के आंदोलनों में काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। पंजाब के प्रमुख नेता थे, इनका जो बैकग्राउंड था वो पंजाब का था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, तो जो लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो जाती है, तो साइमन कमीशन पर कांग्रेस का रुख क्या होता है, साइमन कमीशन पर और ज़्यादा कांग्रेस का रुख सख्त हो जाता है। फिर साइमन कमीशन के जवाब के लिए, प्रत्युत्तर के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की जाती है। ये नेहरू रिपोर्ट कौन तैयार करता है, मोतीलाल नेहरू को तैयार करते हैं। मोतीलाल नेहरू, ये जो कमेटी बनाई जाती है नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1928 में, इसकी अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। अब देखिए मोतीलाल नेहरू जो है कमेटी बना देते हैं। ये क्या कहते हैं कमेटी में, इनका जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी होते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये क्या करते हैं, डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, यानी अधिराज्य का दर्जा। डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि ऐसा स्टेट जिसमें हमारा सरकार, तो सत्ता तो हम चला रहे हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारा है, लेकिन जहाँ जो ब्रिटेन से ऑर्डर आएगा उसको मानना है, मतलब एक पपेट बैठाने जैसा, एक पुतला बैठाने जैसा बात है। ठीक है, डोमिनियन स्टेट। तो ये इसकी बात करते हैं, बोलते हैं डोमिनियन स्टेट बना दीजिए, ब्रिटेन ही संभाले, लेकिन सत्ता हमारे आदमी की होगी, मतलब प्रधानमंत्री भारतीय बनेगा, लेकिन ब्रिटेन से सारे ऑर्डर आएंगे, उनके ऑर्डरों को फॉलो किया जाएगा। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक पृथक निर्वाचन मंडल है, जो कि 1909 में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार 1909, उसमें कहा गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी, अल्पसंख्यकों के लिए। उसकी जगह पे आप क्या करिए, आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव कर दीजिए, जैसे आज के समय में होता है। मान लीजिए कोई सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित है, तो क्या होता है, भले वहाँ पर एससी या एसटी चुनाव लड़ेगा, लेकिन वोट सभी करेंगे। हर जाति, बिरादरी, धर्म के लोग वोट करेंगे, लेकिन कैंडिडेट वहाँ पर कोई एससी या एसटी ही खड़ा होगा, या ओबीसी के लिए आरक्षित सीट है तो ओबीसी ही खड़ा होगा, या महिला के लिए आरक्षित सीट है तो महिला ही खड़ी होगी। तो जिसके लिए आरक्षित सीट होती है वही खड़ा होता है, बशर्ते वोट सब लोग करते हैं। ठीक है, तो यही ये लोग बोलते हैं इसमें नेहरू रिपोर्ट में, मोतीलाल नेहरू की, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। अब क्या होता है, इस चीज़ से दो लोग गुस्सा हो जाते हैं, दो धड़ा गुस्सा हो जाता है। एक तो मुस्लिम लीग खुद गुस्सा होगा, जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग की तो मांग ही थी कि हमको पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो और मुस्लिम ही केवल वोट करें, और कोई जाति धर्म के लोग वोट ना करें, केवल मुस्लिमों को उस जगह पर वोट करने का अधिकार हो। तो मुस्लिम लीग जो है गुस्सा हो जाती है। अब मुस्लिम लीग क्या करती है, 1929 में मुस्लिम लीग क्या करती है, अपना अधिवेशन रखती है। अधिवेशन दिल्ली में होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, मुस्लिम लीग 14 सूत्रीय प्रस्ताव लाती है। मोहम्मद अली जिन्ना इसके हेड होते हैं। तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव आता है मुस्लिम लीग का, ये काफ़ी फेमस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है मुस्लिम लीग का कब आता है, 1929 में आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा धड़ा कौन गुस्सा होता है, दूसरी तरफ क्या होता है 1928 में, अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग तो युवा होते हैं, काफ़ी उग्र होते हैं, कहने का मतलब ये उग्र पार्टी से होते हैं, कांग्रेस के अंदर जो उग्र धड़ा होता है उससे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना कर देते हैं। कांग्रेस के अंदर ही एक अलग पार्टी समझ लीजिए है, इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना कर देते हैं। कौन, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इनका क्या होता है, ये कहते हैं हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको इसके आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं, कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, कि प्रधानमंत्री हमारा होगा और फैसले भी खुद लेगा, ये नहीं कि प्रधानमंत्री हमने बना दिया और सारे उसके ऑर्डर जो है ब्रिटेन से आ रहे हैं। तो डोमिनियन स्टेट की बात को मना कर देते हैं। कौन मना कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, पिताजी तो बोल रहे हैं मोतीलाल नेहरू की भाई डोमिनियन स्टेट चाहिए, उन्हीं का बेटा जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा में इतना परिवर्तन है। चलिए, उम्मीद है आपको अभी तक जितना मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपने जैसे पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए। इससे क्या होता है, मेरा जोश जुनून बना रहता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करके और स्टोरी वाइज आपको समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है देखिए, अब क्या हुआ कि
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि भाई हमको तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू अब एक्टिव हो जाते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है 1929, काफ़ी फेमस अधिवेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में कांग्रेस का। अब इसमें क्या होता है, दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का ये ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात कर देते हैं कि भैया हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित कर देते हैं, घोषित कर देते हैं कि हमको हम अपना स्वतंत्रता प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने कब की, कौन अध्यक्ष था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, 1929 में किया, कहाँ किया, लाहौर में किया, ठीक है। अब क्या होता है, अब उसके बाद जब ये अधिवेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, रात को क्या होता है, मध्यरात्रि यानी कि 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो लाहौर में रावी नदी के किनारे क्या करते हैं, भारत का जो उस समय का तत्कालीन झंडा होता है, हाँ, तो उसको क्या करते हैं, फहरा फहरा देते हैं वो, ठीक है, वहाँ पर रावी नदी के किनारे फहरा देते हैं कि भाई हम लोग अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं, आज से हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है, हम लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर रहे हैं। तो रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर में झंडा लहरा देते हैं, कब, 31 दिसंबर 1929 को। और क्या होता है, पहली बार 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या होता है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या होता है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी को अब जैसे क्वेश्चन आता है, कोई आपसे पूछ पूछ दे कि 26 जनवरी को ही क्यों हम लोग मनाते हैं, जो अपना गणतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बता सकते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कांग्रेस के अधिवेशन के अप्रूवल से पहली बार क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1930 को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो में नीचे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। और आगे हम लोगों ने वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए हैं, उनको आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा।